हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टॉपर। मैं हूँ रुचिता। आज है 13 अप्रैल और आज भी हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं डिस्कशन के लिए। पहला जो आर्टिकल है वो मिड डे मील के बारे में है और मील के साथ साथ एक न्यूट्रिशियस खाने के लिए जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उसके बारे में ये है, उसका कॉन्टेक्स्ट हम समझेंगे आगे। और दूसरा जो आर्टिकल है, अभी यूजीसी ने अनाउंस किया कि 2 डिग्रीज़ को साइमल्टेनियसली बच्चे जो हैं वो परस्यू कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, इसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बात क्या चल रही है, कर्नाटका ने एग्स को भी शामिल करने का फैसला लिया है जो मिड डे मील स्कीम है उसमें। तो इस पर थोड़ा सा विवाद छिड़ गया है, लेकिन इसी बहाने हम देखेंगे कि स्टेट्स किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस स्कीम की हम बात करें, मिड डे मील की स्कीम की हम बात करें तो इसकी एक ब्रीफ जानकारी हम ले लेते हैं। कर्नाटका ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए थे, बहुत से सर्वेज में ये पाया गया कि जो माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, लो इम्यूनिटी, ये बच्चों में बढ़ती जा रही है उस स्टेट में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 35% जो बच्चे हैं अंडर 5 वो स्टंटेड हैं और 20% वेस्टेड है। अब इन दोनों शब्दों के मीनिंग आप खुद ढूंढकर कमेंट्स में लिखिए और इसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मिड डे मील स्कीम की हिस्ट्री जाने हम तो अभी 2021 में इसको रीनेम किया गया एज पीएम पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, या पीएम पोषण। वैसे 1995 में सबसे पहली बार इसको एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया था और शुरुआत में ये क्लास 5 तक के बच्चों के लिए थी। फिर लेकिन 2007 में यूपीए गवर्नमेंट आई जिन्होंने इसको क्लास 8 तक के बच्चों के लिए एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन पहला जो इनिशिएटिव है वो स्टेट लेवल पर हुआ था और इसकी शुरुआत तमिलनाडु ने की थी। जो मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था 1920 में, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम बच्चों को इस तरीके की मील्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और इंडिपेंडेंस के बाद भी तमिलनाडु ही ऐसा पायोनियर स्टेट था जिसने इस स्कीम को बहुत बढ़ावा दिया और उन्होंने स्कूल फीडिंग स्कीम की शुरुआत की 1956 में। तमिलनाडु को ही फॉलो करते करते केरला ने भी एक स्कूल लंच स्कीम को लॉन्च किया 1961 में। तो इस तरीके से केरला दूसरा स्टेट बन गया जिसने ऐसी सिमिलर स्कीम को लॉन्च किया। तो पहली शुरुआत जो हुई वो स्टेट लेवल पे हुई, फिर जाकर 1995 में सेंटर इसमें आया रोल में और फिर इसको एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह पेश किया गया। आज अगर हम देखें तो ये जो स्कीम है ये 11.80 करोड़ बच्चों को क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं उसको कवर करती है। तो बहुत बड़ी इसकी स्केल ऑफ कवरेज है और बहुत सारे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में इसको चलाया जाता है। साथ ही जो लोकल बॉडीज़ के द्वारा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा जो स्कूल्स चलाए जाते हैं उसमें तो ये शामिल है ही। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है उसके प्रोविजंस के अनुसार इसको चलाया जाता है। इस साल के बजट में भी इसको इम्पोर्टेंस दी गई है और 10,233 करोड़ रुपए जो हैं वो इस स्कीम के लिए अलग से अनाउंस किए गए हैं। और सिर्फ स्कीम ही नहीं, लेकिन एक ये लीगल ऑब्लिगेशन भी है कि सारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे हैं, इन शॉर्ट 1st to 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको इस तरीके की मील प्रोवाइड की जाए थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के भी इस तरीके के ऑर्डर्स हैं। और ये केस कौन सा है, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ये केस हमें याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू मिड डे मील। देखिए मेन्यू में क्या होता है, यूजुअली किस तरीके का उनका मेन्यू होता है। तो राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ऑयल और जो भी फैट, ये मतलब ये सारे तत्व उसमें होने चाहिए। कुल मिलाकर एटलीस्ट 450 कैलोरीज और 12 ग्राम प्रोटीन्स का जो है वो प्राइमरी ग्रेड बच्चों को डाइट में दिया जाना चाहिए। और अपर प्राइमरी बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके लिए 700 कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन डाइट में शामिल होना चाहिए। देखिए ये जो है ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स हैं। ये वैसे भी प्रैक्टिकल लेवल पर भी जब आप बन भी जाएंगे डीएम तो आपको ये काम आएगा, आपको इस चीज़ की जो जानकारी है वो होनी चाहिए। अब ये तो रहा फिक्स एक मेन्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। अब वेरिएशंस किस में होती हैं, जो और सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। सप्लीमेंट्स
जैसे मिल्क, एग्स, चिक्की, फ्रूट्स, जो भी स्टेट अपने तौर पर उनको प्रोवाइड करते हैं उसमें वेरिएशन होते हैं, और इसका जो एक्सपेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट ही बेयर करती है। ये वेरिएशंस कितने वाइड हो सकते हैं, तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो अपने हिसाब से इनको शामिल करते हैं। जैसे अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये लोग एग, बनाना या चिक्की वीक में 5 to 3 टाइम्स देते हैं। अब यहाँ पर हम बिहार को देखें तो ये एग वीक में 1 ही बार देते हैं। इस तरीके से हर स्टेट का अपना एक पैरामीटर है, वो वीक में 1, 2, 5 बार, जितनी बार वो चाहते हैं उतनी बार इन सप्लीमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर राजस्थान की हम बात करें तो सीजनल फ्रूट हफ्ते में 1 बार, और जो हॉट मिल्क है वो हर रोज़ दिया जाता है। तमिलनाडु में भी एग या बनाना है वो डेली दिया जाता है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इसमें और भी बड़े सारे ऑप्शंस यूज़ होते हैं, जैसे मिल्क तो चलिए बहुत सारे स्टेट्स देते ही देते हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो चीज़ और मशरूम भी ये लोग लिमिटेड स्केल पे दे देते हैं, और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र चिक्की देते हैं, और लक्षद्वीप तो चिकन भी प्रोवाइड कर देता है। एग्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कम स्केल पे दिया जाता है, या बहुत ही कम स्टेट्स इसको देना पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों है? जैसे अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो उन्हें एग्स देना कॉस्टली लगता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स में ये डाइटरी चॉइस हो सकती है ना। कुछ फैमिलीज़ शायद मना करती हों कि नहीं, हमारे बच्चे ये नहीं खाएंगे, ये भी होता है। कहीं रिलीजियस कंजर्वेटिज्म होता है, रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। और फिर पॉलिटिक्स तो आ ही जाती है। किसी भी मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने में आजकल बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। हालांकि अंडा तो बहुत ही अच्छा होता है, छोटे बच्चों को दिया ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स रिलक्टेंट हैं, पीछे हटते हैं एग्स को मेन्यू में शामिल करने से। छत्तीसगढ़ का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ में पाया गया कि प्रोटीन की जो कमी है वो करीब 30 to 35% की है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, हम एग्स को जो है हफ्ते में 2 बार इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसको अपोज किया गया वहाँ पे, तो वो चीज़ फिर पीछे हटा ली गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट ने एग्स को ऐड किया था, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने हटा दिया। कर्नाटक में भी हम बात करें तो इस चीज़ को जो है एग्स को शामिल करना, इसको अपोज किया है जो लिंगायत और जैन सेक्ट्स के जो लोग हैं। तो इसीलिए यही है कि डाइटरी चॉइसेस है, कहीं पे कोई रीजनल डिफरेंसेस आ जाते हैं, कस्टमरी डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, तो इस वजह से इसमें वेरिएशंस देखे जाते हैं। अब क्या सेंटर और स्टेट जॉइंटली इस स्कीम को रन करते हैं क्या? तो दोनों का शेयर है, सेंटर और स्टेट का 60-40 का शेयर है। ठीक है, ऐसे स्टेट्स और यूटीज़ जहाँ पे लेजिस्लेचर है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे 90 और 10 का रेशियो है। और जो बाकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं विदाउट लेजिस्लेचर, वहाँ पर 100% शेयर सेंटर का है, मतलब वही पूरा कॉस्ट बेयर करेगी। अब जैसे हमने पहले देखा कि ये जो एडिशनल सप्लीमेंट्री मील्स हैं, तो इसका जो खर्चा है वो स्टेट को ही उठाना पड़ता है, लेकिन जो कुक्स हैं, वर्कर्स हैं और जो बाकी सारी चीज़ें इस प्रोसेस में लगती हैं, उसका जो भी खर्चा होता है वो सेंटर और स्टेट में स्प्लिट हो जाता है। पर जो फूड ग्रेन्स का कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, और जो भी इसको मैनेज, मॉनिटर और इवैल्यूएशन करने में जो भी सारा खर्चा आता है, वो सेंटर का ही होता है। तो इन शॉर्ट हम देखें तो स्टेट का खर्चा किसी भी हाल में सेंटर से तो कम ही आता होगा, राइट। तो थोड़ा बहुत अपना शेयर निकाल के वो इन सप्लीमेंट्स पे भी खर्च कर सकते हैं, अगर अच्छे से देने की नीयत हो तो चलिए ये एक जानकारी हमने ली मिड डे मील के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो यूजीसी ने जो अनाउंस किया है कि 2 डिग्रीज़ को आप एक साथ परस्यू कर सकते हैं, तो ये कैसे वर्कआउट करेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आप ऐसे ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे दोनों डिग्रीज़ जो हैं वो फिज़िकल मोड में भी हो सकती हैं, या एक ऑफलाइन और दूसरी ऑनलाइन ऐसे भी हो सकता है, या बोथ ऑफलाइन ये भी हो सकता है। लेकिन इनको ग्रांट करना नहीं करना ये यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड होगा कि कौन से कोर्सेज़ को वो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट करती हैं कि कैंडिडेट्स दोनों कोर्सेज़ को परस्यू कर सकें। अब कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब किस तरीके का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट ले सकते हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो इंस्टीट्यूशन पे आकर रुक जाती है ना, जो भी इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, जिस भी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का प्रोग्राम है वो उस पर डिपेंड करता है, और एडमिशन्स के लिए वो उस हिसाब से क्राइटेरियाज भी सेट कर सकते हैं।
लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर हो सकती है कि अब आपका अगर ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड है और अगर आप साइंस का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, या वाइस वर्सा आपका साइंस का बैकग्राउंड है और ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट ने BSc मैथमेटिक्स डिग्री में एनरोल करवाया है अपने आप को, और उसको हिस्ट्री में भी बैचलर्स डिग्री करनी है, ये अलाउड है, ठीक है। और इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी जो BCom प्रोग्राम को ऑफलाइन प्रोवाइड करती है, जो इवनिंग शिफ्ट में होता होगा, और एक BA का प्रोग्राम है जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता होगा, तो ऐसे भी प्रोग्राम्स में बच्चे एनरोल कर सकते हैं। उनका टाइमिंग अलग होना चाहिए, दोनों क्लैश नहीं होने चाहिए, मतलब एक ही समय पे दो प्रोग्राम्स ना चल रहे हों, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मोड्स ऑफ स्टडी, मतलब स्टडी मोड कैसा है, डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब इसमें आप कैसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो एक फुल टाइम आपका फिज़िकल मोड हो सकता है और दूसरा ओपन या डिस्टेंस लर्निंग में भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे हमने पहले देखा, एक ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन, ये भी हो सकता है। और थर्ड चॉइस क्या बन सकती है कि 2 ऑनलाइन डिग्रीज़ को साइमल्टेनियसली भी परस्यू किया जा सकता है। अटेंडेंस की हम बात करें तो अगर स्टूडेंट ने ऑफलाइन प्रोग्राम को चूज़ किया है तो उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोनों की जो टाइम्स है वो ओवरलैप ना हो। तो जो बेसिक अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो तो हमें कैसे भी फुलफ़िल करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं हो सकता, आप ये बहाना नहीं दे सकते कि भाई दोनों मेरे सेम ही टाइम पे, तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं एक में ही अटेंडेंस दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। टाइमिंग अलग होना चाहिए दोनों का। तो डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में ही ये जो ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग का जो प्रोग्राम है, ये जो ऑप्शन है, ये आपको अवेलेबल होगा। बाकी MPhil या PhD प्रोग्राम में ये कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। वो करते हुए आप साइमल्टेनियसली दूसरा कोर्स परस्यू नहीं कर सकते। ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एलिजिबल है। अब इस चीज़ के लिए फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो भी रिवाइज़ की जाएंगी। तो एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा, वो जैसा यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है वैसे ही रहेगा, एग्जिस्टिंग फॉर्म में ही प्रिवेल करेगा। लेकिन फिर भी सब 100 बात की एक बात यही है कि यूनिवर्सिटी जो है उन पर चीज़ें छोड़ी गई हैं कि वो किस तरीके से अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं। आप अगर कोई और स्ट्रीम में भी एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी बेसिक नॉलेज तो फिर भी चेक की जाएगी एडमिशन के दौरान। तो एकदम से स्विच नहीं हो सकता कि चलो भाई हमें वैसे तो कुछ पता वता है नहीं, लेकिन चलो इसमें हम इंग्लिश ऑनर्स करके देखते हैं, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं होगा, उसकी आपको एक बेसिक थोड़ी सी नॉलेज तो होनी ज़रूरी है। हाँ, एक अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ फेरबदल यूनिवर्सिटीज़ को करना चाहिए, लेकिन UGC की तरफ से ऐसी कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि उसके लिए अलग से क्राइटेरिया सेट करने ही है। अब ये कितना प्रैक्टिकल आइडिया है कि 2 डिग्रीज़ को आप साइमल्टेनियसली परस्यू करें। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी अभी लेटेस्ट 2020 में जो आई थी, उसका हम अगर अप्रोच देखें तो वो यही है कि बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दिया जाए। अब उनको पहले की तरह लिमिटेड ना रखा जाए एक ही डोमेन में, ठीक है। बहुत बच्चे नहीं चाहते हैं भाई साइंस ही पढ़ते रहे हम, है ना। बाद में जाकर ये रियलाइज़ होता है कि अरे वो भी थोड़ा सा पढ़ लिया होता, या बीच में ही डिग्री कोर्स के बीच में ही काफ़ी बच्चों को लगता है कि यार ये नहीं जम रहा है, कुछ और ले लेते हैं। तो वो चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, ताकि और डोमेन्स में भी हमारी नॉलेज बढ़े, यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अप्रोच रहा था। तो उसी को बढ़ावा यहाँ पे दिया जा रहा है। और जहाँ तक प्रैक्टिकलिटी की बात है, तो ये तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है ना, हम उसको एक मौका दे रहे हैं कि चलिए आपको इसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट है तो आप ये भी कर सकते हैं, और आपको 2 सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेने का मौका मिल रहा है जो नहीं मिलता था पहले। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये जब स्टूडेंट्स उसमें जाएंगे और उसको परस्यू करेंगे तभी समझ पाएंगे। तो ये स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पे भी आधारित है, वो किस तरीके से दोनों को हैंडल करता है। लेकिन अब उसे ये चांस मिल रहा है जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। पहले ये चांस ही अवेलेबल नहीं थे, तो जो बेचारे करना भी चाहते थे वो इस चीज़ को परस्यू नहीं कर पाए। बाकी हाँ, ऑफलाइन मोड में हो सकता है शायद बच्चों को अटेंडेंस के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि दोनों जगह उन्हें अपने जो भी पूरा करिकुलम का स्ट्रक्चर है उसको संभालना पड़ेगा, है ना। दोनों जगह पे इक्वल टाइम भी देना पड़ेगा। यहाँ पर यही बात की गई है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट IIT दिल्ली में BTech परस्यू कर रहा है और उसको JNU से
फ्रेंच में भी बीए करना है तो वो ये कर सकता है, एकदम इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसके पहुंच से बाहर है ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो उसमें तो कोई दिक्कत आने की संभावना ही नहीं है ना, बस टाइम थोड़ा अलग होना चाहिए। बाकी ऑनलाइन में तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको अटेंड कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे चांसेस अब दिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से ये रास्ते ओपन हो गए हैं जो पहले ब्लॉक्ड थे और बच्चे लिमिटेड रह गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स थे दोनों, और इसी के साथ हमारी जो डिस्कशन है वो एंड होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।